अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर नंबर 3 और आज की इस रिवीजन क्लास के अंदर हम चैप्टर नंबर 11 का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है गैस लॉस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम गैस के मुख्तलिफ लॉस पे बात करेंगे। अब गैस के लॉस को समझने से पहले हम गैस की कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लें, उसके बाद हम गैस के लॉस पे बात करते हैं। तो गैस की प्रॉपर्टीज़ से मुराद क्या है? गैस की प्रॉपर्टीज़ से मुराद ये है किसी भी गैस की स्टेट को चेक करना, किसी भी गैस के बिहेवियर को जज करने के लिए हम इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं। अगर हम इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर लें तो इसका मतलब हम किसी भी गैस के बिहेवियर को जान सकते हैं। उन प्रॉपर्टीज़ में पहली प्रॉपर्टी का नाम है प्रेशर, फिर वॉल्यूम, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और उसके बाद टेम्परेचर। यानी ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी मदद से आप किसी भी गैस की हालत या गैस की स्टेट के बारे में पता कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रेशर क्या है। तो प्रेशर की डेफिनेशन जो ये है वो उसके मुताबिक किसी भी गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जब वो कोलाइड करते हैं कंटेनर की वॉल के साथ, तो कोलिजन के नतीजे में बेसिकली वो फोर्स अप्लाई करते हैं। और अगर आप इस फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दें जो कि कंटेनर का एरिया है, यानी ये पूरा एक कंटेनर है, तो इस कंटेनर के एरिया से अगर आप डिवाइड कर दें फोर्स को, तो आपको क्या पता लग जाएगा? प्रेशर पता लग जाएगा। तो प्रेशर क्या हुआ? प्रेशर का मतलब हुआ फोर्स एक्सर्ट बाय अ मॉलिक्यूल ऑन अ स्पेसिफिक एरिया। तो ये प्रेशर कहलाता है। अब प्रेशर के यूनिट्स क्या है? तो प्रेशर के मल्टीपल यूनिट्स हो सकते हैं। हम जिस यूनिट पे बात करते हैं फिजिक्स के अंदर, वो यूनिट पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन क्यों? क्योंकि फोर्स का है और मीटर स्क्वायर एरिया का है। तो प्रेशर मेजर किया जाता है पास्कल के अंदर भी या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अंदर भी मेजर किया जाता है। अब बात करते हैं वॉल्यूम क्या होता है। तो वॉल्यूम के बेसिकली थ्री डायमेंशन शेप की जब हम बात करते हैं तो थ्री डायमेंशन शेप के अंदर हम ये देखते हैं कि उसकी लेंथ, उसकी विड्थ और उसकी हाइट, कोई चीज़ जगह कितनी घेर रही है, और जो जगह घेरती है वो थ्री डायमेंशंस में हम देखें, अगर उसको लेंथ, विड्थ और हाइट का जो प्रोडक्ट होता है, हम इसी को क्या नाम देते हैं? वॉल्यूम का नाम देते हैं। तो वॉल्यूम क्या हुआ? वॉल्यूम बेसिकली थ्री डायमेंशनल स्पेस को कहा जाता है इनसाइड अ कंटेनर जिसके अंदर गैस को हमने स्टोर किया है। जबकि वॉल्यूम का यूनिट अगर देखा जाए तो वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, या हम इसके अलावा लीटर भी यूज करते हैं। टेम्परेचर, तो टेम्परेचर तो हमने इस लेक्चर नंबर 1 के अंदर भी डिस्कस किया था, और आज के इस लेक्चर के अंदर चूंकि गैस की प्रॉपर्टीज़ को जानना है हमें, गैस की बिहेवियर को जज करना है, तो उसके लिए टेम्परेचर अहम रोल प्ले करता है। तो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर बेसिकली डिग्री ऑफ हॉटनेस या डिग्री ऑफ कोल्डनेस को रिप्रेजेंट करता है। या टेम्परेचर, इसके अलावा हम एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल्स, किसी भी मॉलिक्यूल्स की, वो गैस के मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी का एवरेज निकाला जाता है, आप उस एवरेज काइनेटिक एनर्जी को क्या नाम देते हैं? टेम्परेचर का नाम देते हैं। जबकि यहाँ पर टेम्परेचर का यूनिट देखा जाए तो क्या होता है? टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है। अब बात करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जब हम बात करते हैं तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब होता है कि किसी भी गैस के अंदर जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की हम बात करते हैं। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास कोई चीज़ 1 मोल मौजूद है, तो 1 मोल का मतलब यहाँ पर ये होता है कि उसके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होंगे। और कितने पार्टिकल्स मौजूद होंगे? 6.0 10⁻23 पार्टिकल। जिस चीज़ के पास भी इतने पार्टिकल मौजूद हों हम उसे 1 मोल कहते हैं। तो 1 मोल बेसिकली अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है, और उस अमाउंट में कितने पार्टिकल होने चाहिए? 6.0 10⁻23 पार्टिकल्स होने ज़रूरी है, जिसको हम मोल कहते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं गैस के लॉस। हमने प्रेशर के बारे में बात कर ली, वॉल्यूम डिस्कस किया, टेम्परेचर डिस्कस किया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल डिस्कस किया हमने। अब हम डिस्कस करेंगे लॉस को। तो पहला लॉ जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बॉयस लॉ। बॉयस लॉ दो चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप का नाम होता है। वो दो चीज़ें क्या हैं? प्रेशर और वॉल्यूम का बेसिकली ये वेरिएशन का नाम है, जिसके अंदर हम दो चीज़ें वेरी कर रहे हैं, जो प्रेशर वॉल्यूम, और दो चीज़ें कांस्टेंट रखते हैं जिसका नाम टी और एन है। यानी टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट रहेंगे जबकि पी और वी वेरी कर जाएंगे। अब इसके बाद पी और वी जब वेरी करते हैं तो पी और वी वेरी करने का अंदाज क्या होता है? क्या ये डायरेक्ट या इनवर्स? तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशन है वो कुछ ये है
कि प्रेशर अगर आप इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, या प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। लेकिन हमें ये सारा प्रोसेस जो करना होता है वेरिएशन का, उस दौरान हमें टेम्परेचर में किसी किस्म की तब्दीली नहीं करनी होती, यानी P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/वॉल्यूम। इस चीज़ को आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि हमने इस सिलेंडर, जो फर्स्ट सिलेंडर है, इस फर्स्ट सिलेंडर पे पहले एक वेट रखा, फिर दो वेट रखे, फिर मल्टीपल हमने वेट रख दिए। तो जैसे जैसे आप वेट बढ़ा रहे हैं, इन शॉर्ट आप फोर्स इंक्रीज कर रहे हैं, फोर्स इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब प्रेशर बढ़ रहा है। तो आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो प्रेशर बढ़ाने पर हो क्या रहा है, प्रेशर बढ़ाने पर पहले वॉल्यूम जब इंक्रीज कर रहे थे तो आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम देखें, यहाँ पर पहले प्रेशर कम था, फिर जब बढ़ा तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, और प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम मज़ीद डिक्रीज हो गया। तो मतलब इसका क्या हुआ, मतलब इसका ये हुआ कि प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, जिसको हम लॉ कहते हैं, बॉयस लॉ। अब इसी बात को अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो मैथमेटिकली कुछ यूँ लिखी जाती है कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। फिर इसके बाद हम कांस्टेंट लिखते हैं, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या चीज़ होती है, यहाँ पे कांस्टेंट होती है टेम्परेचर। P डिवाइड हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हुआ, तो P भी इक्वल टू कांस्टेंट। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास गैस की दो स्टेट्स हैं, तो दो स्टेट्स का मतलब यहाँ पर क्या है, दो स्टेट्स का मतलब यहाँ पर यह है कि गैस का इनिशियल प्रेशर, जैसे यहाँ पे 1 atm है और इनिशियल वॉल्यूम 1 लीटर है। अब हमने गैस के प्रेशर को 1 atm से 2 atm कर दिया, तो अब देखें वॉल्यूम क्या हो गया, 0.5 लीटर हो गया। इसका मतलब हमने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया। जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। तो ये इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम। तो हमने यहाँ पर कहा कि इनिशियल प्रेशर को P1 कहते हैं, इनिशियल वॉल्यूम को V1 कहते हैं। बॉयस लॉ के मुताबिक P और V जो है इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होना चाहिए, तो P1 V1 इक्वल टू कांस्टेंट। फाइनल स्टेट की बात करें तो फाइनल प्रेशर P2 और फाइनल वॉल्यूम V2 है, तो P2 V2 इक्वल टू कांस्टेंट। अब हमने 1 और 2 इक्वेशन को कंपेयर करना है, तो कंपैरिजन के बाद हमें मिलता है कि P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 होता है, यानी P1 V1 इनिशियल स्टेट इक्वल्स टू फाइनल स्टेट होनी चाहिए। अब हम यहाँ बात करने जा रहे हैं मास के हवाले से, कि बॉयस लॉ को किस तरह लिखा जाए कि अगर मास वेरी कर जाए। पिछले रिलेशन में तो हमने ये देखा था कि वॉल्यूम और प्रेशर वेरी कर रहा था। इस रिलेशन में हम बात करने जा रहे हैं वॉल्यूम और प्रेशर तो वेरी करेगा ही, लेकिन साथ में अगर मास भी वेरी कर जाए तो बॉयस लॉ को लिखने का अंदाज क्या होता है। तो मैथमेटिकली हम जानते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, यानी मास इंक्रीज करने से प्रेशर तो बढ़ता ही है, साथ में वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। तो हम जब प्रोपोर्शन का साइन रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। हमने यहाँ पे कांस्टेंट लगाया, तो पी वी डिवाइडेड बाय एम इक्वल टू कांस्टेंट हुआ। अगर हमें इसी बात को दो स्टेट्स के लिए एक्सप्लेन करना हो तो हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट स्टेट के लिए लिखेंगे P1 V1 बाय M1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सेकेंड स्टेट के लिए लिखेंगे P2 V2 बाय M2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं, तो कंबाइन करने पर हमें मिलता है P1 V1 बाय M1 P2 V2 बाय M2। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बॉयज़ लॉ की ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन के हवाले से बात करते हैं। तो बॉयज़ लॉ की ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन किस तरह की जाती है, यानी हमने मैथमेटिकली तो बॉयज़ लॉ पढ़ लिया, अब हम देखने जा रहे हैं बॉयज़ लॉ का ग्राफ क्या होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी। तो बॉयज़ लॉ का जो ग्राफ बनाया जाता है वो दो चीज़ों के दरमियान बनाया जाता है, प्रेशर को एक्स एक्सिस पे रखते हैं आप, और वॉल्यूम को आप वाई एक्सिस पे रखते हैं। अब इसके बाद आप जब ग्राफ ड्रॉ करते हो तो ग्राफ इसका कुछ ये बनता है, यानी कर्व बनता है। कर्व ग्राफ बनने का मतलब क्या है, कर्व ग्राफ बनने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो है दो क्वांटिटी डायरेक्ट नहीं है बल्कि इनवर्स हैं। जबकि अगर आप एक और इसका सेकंड ग्राफ देखें तो सेकंड ग्राफ जो बन रहा है वो स्ट्रेट लाइन बन रहा है। स्ट्रेट क्यों बन रहा है, क्योंकि ग्राफ जो प्रेशर और रेसिप्रोकल ऑफ वॉल्यूम के दरमियान बन रहा है, यानी प्रेशर और 1/v। अगर प्रेशर और v के दरमियान ग्राफ बनेगा तो वो कर्व होगा, और प्रेशर और 1/v के दरमियान ग्राफ बनता है तो वो स्ट्रेट लाइन बनता है। अब हम बात करते हैं बॉयज़ लॉ की कुछ एप्लीकेशंस के हवाले से। हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ बॉयज़ लॉ की। तो बॉयज़ लॉ की जो एप्लीकेशंस हैं वो ये हैं कि फर्स्ट एप्लीकेशन है, हम इसको ब्रीथिंग पे भी अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा सिरिंज पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सिरिंज की अगर बात करें तो सिरिंज के अंदर क्या होता है, तो सिरिंज के अंदर होता ये है कि जैसे जैसे आप जो है प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो अंदर जो है जो गैस होती है या जो लिक्विड होता है उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ बात करें तो ब्रीथिंग सिस्टम के अंदर भी यही होता है कि ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट के अंदर जो है वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होता है और प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज हो जाता है।
अब हम बॉयज़ लॉ के मुतालिक एक न्यूमेरिकल है उस पर बात करते हैं। हमारे पास एक एयर स्टोरेज टैंक है जिसका वॉल्यूम 110 लीटर के बराबर है और उसके अंदर मास 2 kg है, जबकि प्रेशर 15 एटमॉस्फेयर है। हाउ मच एयर वुड हैव टू बी फोर्स्ड इनटू द टैंक टू इंक्रीज द प्रेशर टू 18 एटमॉस्फेयर। हमें इसमें कम से कम कितनी एयर फिल करनी चाहिए कि प्रेशर जो है 15 एटमॉस्फेयर से 18 एटमॉस्फेयर हो जाए, एज्यूमिंग नो चेंज इन टेम्परेचर। और ये मान लें कि टेम्परेचर के अंदर चेंज नहीं आ रहा, तो हमने कहा वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू तो 110 लीटर है क्योंकि टैंक तो चेंज नहीं होगा। M1 कितना है, 2 kg है, प्रेशर 1 15 एटमॉस्फेयर है, प्रेशर 2 18 एटमॉस्फेयर है। हमें मालूम करना है हाउ मच एयर वुड हैव टू बी फोर्स्ड, जिसको हमने डेल्टा एम कह दिया। डेल्टा एम इक्वल्स टू M2 माइनस M1। बॉयस लॉ का फॉर्मूला है P1 V1 बाई M1 P2 V2 बाई M2। हमें सबसे पहले तो डेल्टा एम निकालने के लिए M1 तो गिवन है 2 kg, हमें M2 फाइंड करना पड़ेगा। तो M2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, M2 को भेजेंगे लेफ्ट साइड पर, बाकी तमाम वैल्यू को राइट साइड पर ट्रांसफर किया हमने। तो P2 V2 की वैल्यूज वगैरह हमने सब्स्टिट्यूट करनी है, तो हमें जवाब मिलता है यहाँ पर 2.4 kg का। ये आ गया M2। अब हम डेल्टा M का मतलब लिखते हैं कि M2 माइनस M1, तो M2 2.4, M1 2 तो 0.4 kg। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप उस टैंक के अंदर 0.4 kg गैस को और फिल कर देते हैं तो गैस का जो प्रेशर होगा वो 15 एटमॉस्फेयर से कितना हो जाएगा, 18 एटमॉस्फेयर हो जाएगा। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं गैस का सेकंड लॉ, जिसको हम चार्ल्स लॉ कहते हैं। तो बॉयस लॉ में हमने किन दो क्वांटिटी का वेरिएशन चेक किया था, तो बॉयस लॉ के अंदर हमने चेक किया था प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन चेक किया था, जो कि इनवर्स बन रहा था, जबकि टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट रखे थे हमने वहाँ पे। चार्ल्स लॉ की जब बात करते हैं तो चार्ल्स लॉ के अंदर जिस वेरिएशन पे हम बात करते हैं वो है वी और टी का, यानी वॉल्यूम टेम्परेचर के रिलेशन पे बात करेंगे, जबकि पी और एन यानी प्रेशर और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट रखते हैं। अब चार्ल्स लॉ है क्या, तो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम और जो टेम्परेचर होता है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शन होता है, यानी वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, जिसको आप यूँ देख सकते हैं कि V इज प्रोपोर्शनल टू T। जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा टेम्परेचर उतना ज़्यादा होगा, यानी कांस्टेंट लेकर आएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट इक्वल लगा और V बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट की इक्वेशन मिली हमें। अगर हम इसी बात को टू स्टेट्स के लिए लिखें तो टू स्टेट के लिए कैसे लिखेंगे आप इस बात को, तो आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि पहले जो है यहाँ पर जब हमने बात की थी तो हमने यहाँ पर दोनों जगह जो प्रेशर रखा वो 1 atm रखा, लेकिन हमने चेंज क्या किया, यहाँ पर टेम्परेचर 200 केल्विन है और सेकंड डायग्राम में टेम्परेचर 400 केल्विन है। इसका मतलब हम टेम्परेचर डबल कर रहे हैं। जबकि देखें वॉल्यूम क्या है, फर्स्ट स्टेट के अंदर 0.5 लीटर है, सेकंड के अंदर वॉल्यूम क्या है 10 लीटर हो गया। इसका मतलब यहाँ पर बल्कि 1.0 लीटर हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने से आपने वॉल्यूम को बढ़ा दिया है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। इसी बात को हम यूँ लिखते हैं कि V1 बाई T1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट इनिशियल वॉल्यूम बाई इनिशियल टेम्परेचर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसी तरह फाइनल स्टेट के लिए फाइनल वॉल्यूम बाई फाइनल टेम्परेचर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं, 1 और 2 इक्वेशंस को, यानी ये वाली इक्वेशन 1 है हमारे पास और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं, तो कंपैरिजन के बाद हमें आंसर मिलता है V1 बाई T1 इक्वल्स टू V2 बाई T2। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन को। तो बॉयस लॉ का ग्राफ तो कर्व था क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशन था, लेकिन चार्ल्स लॉ के अंदर जो रिलेशन है V और T का वो इन्वर्स नहीं है, वो डायरेक्ट, और डायरेक्ट का जो रिलेशन होता है वो उसमें ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, जिसमें आप टेम्परेचर रखते हैं एक्स एक्सिस पर और वॉल्यूम को रखते हैं वाई एक्सिस पर। तो आप देख रहे हैं ग्राफ जो है आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। एक ऐसा वक्त आता है कि जो ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर एक्सिस पे टच कर जाता है, इंटरसेक्ट कर जाता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इस पॉइंट पर वॉल्यूम मौजूद नहीं है। मतलब वॉल्यूम मौजूद नहीं है, वॉल्यूम ज़ीरो हो गया। ऐसा टेम्परेचर जिस पर वॉल्यूम ज़ीरो हो जाए उसे आप क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं। और ये किस टेम्परेचर पर होता है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी 0 केल्विन पर। 0 केल्विन को आपने क्या कहना होता है, एब्सोल्यूट ज़ीरो, या ये लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर होता है जिस पर किसी भी गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाता है। अब हम बात करते हैं चार्ल्स लॉ की एप्लीकेशंस के हवाले से। पहली एप्लीकेशन आपने देख ली थी कि अगर आप यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है सिलेंड्रिकल डायग्राम में। सेकंड के अंदर हॉट एयर बलून होता है, जैसे जैसे आप जो टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो गैस होती है इस बलून के अंदर उसका वॉल्यूम बढ़ता जाता है। अब हम डिस्कस किए जा रहे हैं गेल-लुजैक लॉ या प्रेशर लॉ। प्रेशर लॉ क्या है, प्रेशर लॉ बेसिकली दो क्वांटिटी के दरमियान रिलेशन है, जैसे प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन हमने बॉयस लॉ में चेक किया, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन हमने चार्ल्स लॉ में चेक किया। जब हम प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन चेक करने की बात करते हैं तो हम गेल-लुजैक लॉ या प्रेशर लॉ पढ़ते हैं, जिसके में अंदर कॉन्स्टेंट जो हम रखते हैं वो वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल कॉन्स्टेंट रखा जाता है।
अब ये है क्या प्रेशर लॉ? तो प्रेशर लॉ के अकॉर्डिंग अगर आपके पास गैस है जिसका मास आप चेंज नहीं कर रहे, तो वॉल्यूम जो है कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पर, और मास भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो उस दोनों कांस्टेंट की मौजूदगी में प्रेशर अगर आप इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, या टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, जिसको हम यूँ लिखते हैं मैथमेटिकली P इज प्रोपोर्शनल टू T। मीन्स दैट टेम्परेचर इंक्रीज कर दो तो प्रेशर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। अगर इसी बात को दो स्टेट के लिए लिखें तो P1/T1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पर आइस बात है, यहाँ पर बॉइल्ड वाटर है। तो जब आइस बात था तो आइस बात की मौजूदगी में टेम्परेचर कम था तो प्रेशर भी कम था। लेकिन जब हमने बॉइलिंग वाटर की बात की तो बॉइलिंग वाटर में आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ जाता है, टेम्परेचर कम करने से प्रेशर कम हो जाता है। इसी को हम गेल-लुज़ैक या बॉयल्स लॉ के चार्ल्स हम इसको प्रेशर लॉ कहते हैं इसी बात को। सेकेंड स्टेट के लिए P2/T2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब हम यहाँ पर इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि इनिशियल टेम्परेचर 200 केल्विन है, इनिशियल प्रेशर 180 m है। जब आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं हीट के थ्रू तो टेम्परेचर 400 केल्विन हो जाता है, प्रेशर 280 m हो जाता है। इसका मतलब आपने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो प्रेशर बढ़ गया। तो ये इनिशियल स्टेट थी P1 T1, और ये फाइनल स्टेट है P2 और T2। अब इसके बाद हम जब इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो P1/T1 इक्वल्स टू P2/T2, हमें ये एक रिलेशन मिलता है प्रेशर लॉ का। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी कुछ एप्लीकेशंस। तो प्रेशर लॉ जो है एप्लीकेबल होता है प्रेशर कुकर के अंदर। प्रेशर कुकर के अंदर वॉल्यूम तो कांस्टेंट हो जाता है, जैसे ही आप हीट सप्लाई करते हैं तो हीट सप्लाई करने के बाद अंदर का प्रेशर बढ़ता जाता है। इसका ग्राफ, तो अगर इसे ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखी जाए तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। मतलब क्या है, प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, जिसको हम डायरेक्ट रिलेशन कहते हैं। कंबाइंड गैस लॉ। अब हमने एक इक्वेशन ड्राइव करनी है जिसके अंदर बॉयल्स लॉ भी इस्तेमाल होगा, जिसके अंदर चार्ल्स लॉ भी इस्तेमाल होगा। हम मुख्तलिफ गैस की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए एक इक्वेशन डेवलप करेंगे जिसको कंबाइंड गैस लॉ कहेंगे, जिसके अंदर बॉयल्स लॉ का भी रिलेशन होगा, जिसके अंदर चार्ल्स लॉ का भी रिलेशन होगा। और वो कुछ ये होंगे, हम बॉयल्स लॉ के इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे, हम चार्ल्स लॉ के इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे, और एक और इक्वेशन बनाएंगे P1/T1 P2V2/T2। इसको हम कंबाइंड गैस लॉ कहेंगे, जिसके अंदर नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट रखे जाएंगे। ये इक्वेशन बनती किस तरह, इस पर बात करते हैं। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसी इक्वेशन के बारे में जिसके अंदर तमाम गैस के लॉस को हम मर्ज कर दें, इकट्ठी कर दें, कंबाइन करते हैं। हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, और ऐसी इक्वेशन को हम आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। उसकी वजह क्या होती है, हम जो इक्वेशन बनाने जा रहे हैं, हम जो इक्वेशन ड्राइव करने जा रहे हैं, इस इक्वेशन के अंदर हमने आइडियल गैस को एज्यूम किया है। अब आइडियल गैस क्या होती है, तो आइडियल गैस एक ऐसी गैस को कहा जाता है जो ओबे करती है बॉयल्स लॉ को भी और चार्ल्स लॉ को भी ओबे करे, हम उसे आइडियल गैस कहते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं प्रैक्टिकली कि आइडियल गैस नामी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। हमारे पास रियल गैसेस मौजूद हैं जिसमें हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये तकरीबन तकरीबन बिहेव करती हैं किस तरीके से, आइडियल गैस की सूरत में। लेकिन कब, जब प्रेशर रखा जाए कम और टेम्परेचर रखा जाए ज़्यादा। यानी आप कह सकते हैं कि हाई टेम्परेचर पर और लो प्रेशर पर जो हमारी रियल गैस होती हैं दी बिहेव एज अ आइडियल गैस। लेकिन अगर आप इसका रिवर्स कर दें, यानी प्रेशर लो के बजाय प्रेशर हाई कर दें, टेम्परेचर हाई के बजाय टेम्परेचर को आप लो कर दें, तो क्या होता है, यानी एट हाई प्रेशर द रियल गैस डेविएट फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ एन आइडियल गैस। यानी हाई प्रेशर के ऊपर जो गैस होती हैं रियल, वो बॉयल्स लॉ या चार्ल्स लॉ को फॉलो नहीं करती। तो वो स्टेट, द स्टेट ऑफ एन आइडियल गैस इज डिटरमिन्ड बाय द 3 पैरामीटर्स। किसी भी गैस की, यानी खासतौर पर आइडियल गैस के वजह से हम बात करें, अगर हमें उसकी स्टेट को जज करना है तो हमें उसके लिए कुछ पैरामीटर बनाने पड़ते हैं, जिसमें हम प्रेशर की बात करते हैं, वॉल्यूम V की बात करते हैं, टेम्परेचर T की बात करते हैं। इन तीनों के तीनों पैरामीटर को हम एक इक्वेशन से रिलेट करने की कोशिश करते हैं, और इस इक्वेशन को क्या नाम देते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन का नाम देते हैं। अब आइडियल गैस इक्वेशन मैथमेटिकली लिखी कैसे जाती है, तो आइडियल गैस इक्वेशन मैथमेटिकली क्यों लिखी जाती है कि पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। यहाँ पे पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल, आर यहाँ पे गैस कॉन्स्टेंट, और टी यहाँ पे टेम्परेचर है। अब इसकी डेरिवेशन शुरू करते हैं। हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं हमारे पास एक आइडियल गैस है जिसका शुरू में प्रेशर P1 है, जिसका शुरू में वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है। इसको हमने सिलेंडर के अंदर रखा है, उसका सिलेंडर का जो पिस्टन है वो मूवेबल है। अब इसके बाद हमने ये किया कि
गैस के प्रेशर को बढ़ा दिया, यानी प्रेशर P1 से P2 हुआ तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। तो देखें वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, तो जब वॉल्यूम बढ़ रहा है यहाँ पर तो प्रेशर आपने बेसिकली यहाँ पर बल्कि प्रेशर हमने यहाँ पर डिक्रीज़ किया है तो वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि हम बॉयस लॉ अप्लाई कर रहे हैं। तो जब प्रेशर P1 से P2 हो जाता है तो वॉल्यूम V1 से V हो गया, लेकिन इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो हम बॉयस लॉ अप्लाई कर रहे हैं तो बॉयस लॉ के अंदर टेम्परेचर T1 से T1 ही रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट रहता है टेम्परेचर। अब बॉयस लॉ की इक्वेशन के मुताबिक P1 V1 इक्वल्स टू P2 V, जो हमने पिछले अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया पहले कि P1 V2 इक्वल टू P2 V2 होता है। तो यहाँ पर P2 V2 नहीं लिखे हैं, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम को हमने V कंसीडर किया है। फिर इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि अगर हम जो है गैस के प्रेशर को, इनिशियल प्रेशर को P2, वॉल्यूम को V और टेम्परेचर को T1, और हम ये करते हैं कि इसके वॉल्यूम और टेम्परेचर को चेंज कर देते हैं। टेम्परेचर T1 से T2 हो जाता है, वॉल्यूम V से V2, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब चार्ल्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो अब इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो हम इक्वेशन लिखेंगे चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग। V1/T1 होता है, लेकिन इनिशियल वॉल्यूम V है, V/T1 इक्वल्स टू V2/T2 हमने लिख दी इक्वेशन। इसके बाद हमने 1 और 2 इक्वेशन को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करते वक्त लेफ्ट साइड को हमने लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया और राइट साइड को राइट से मल्टीप्लाई किया। इससे होगा ये कि जो v वाला वॉल्यूम लेफ्ट पर था और v वाला वॉल्यूम राइट पे था वो कैंसिल हुआ और हमें मिल गया P1 V1 बाय T1 इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2। अगर इसी बात को हम जर्नली लिखें तो दो स्टेट के लिखिए। जर्नल स्टेट के लिए क्या लिखेंगे, PV/T इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब ये जो कांस्टेंट है ये डिपेंड किस पे कर रहा है, ये कांस्टेंट डिपेंड करता है गैस के मास पर भी और गैस की टाइप पर भी, यानी हमारे पास गैस कितनी है और हमारे पास गैस कौन सी है। यानी गैस की तो अलग अलग नेचर हो सकती हैं, गैस की अलग अलग नेचर होंगी, गैस का मास भी डिफरेंट होगा, क्योंकि हर गैस मुख्तलिफ नेचर रखती है, उसके अंदर मॉलिक्यूल का मास मुख्तलिफ होता है। इसलिए हम यहाँ पर एक असम्पशन ये करते हैं कि हम यहाँ पर जो गैस कंसिडर करेंगे वो गैस कितने मोल होगी, वो गैस 1 मोल होगी। तो 1 मोल गैस के लिए जो कांस्टेंट ये वाला हम डिस्क्राइब करेंगे वो सबके लिए अब सेम हो जाएगा, सारे गैसेस के लिए। उसकी वजह क्या होगी, उसकी वजह ये होगी 1 मोल का मतलब तमाम के तमाम गैस के पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो कितने होंगे, 6.0 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। तो अब हम इक्वेशन नंबर 3 में कुछ चेंजेस करेंगे और हमने यहाँ पर 1 मोल के लिए जो कांस्टेंट डिफाइन किया उस कांस्टेंट का नाम रख दिया हमने मोलर गैस कांस्टेंट या आइडियल गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसको जाहिर हम किससे करते हैं, आर से करते हैं। तो हमने कांस्टेंट की जगह पर क्या लिख देना है, आर लिख देना है, और वी जो हमें नजर आ रहा है इस वी की जगह वी एम लिख देना है। ये वी एम क्या है इस पर बात करते हैं अभी। यहाँ पर टी डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पर मल्टीप्लाई हुआ। तो हम बात कर रहे थे कि Vm क्या है, तो Vm का मतलब था वॉल्यूम। V तो वॉल्यूम होता है, ये M क्या है, हमने यहाँ पर जिस गैस की हमने बात की, हमने कहा यहाँ पर हम जो भी गैस लेंगे वो कितने मोल होगी, 1 मोल गैस होगी। और जितनी भी अगर 1 मोल गैसेस की बात करेंगे वहाँ पे कांस्टेंट का नाम क्या रखेंगे हम, R। तो Vm का मतलब वॉल्यूम है और इसमें कितने मोल की गैस की बात की, 1 मोल ऑफ गैस की बात की। तो ये तो 1 मोल की बात कर रहे हैं, अगर एक से ज़्यादा मोल होंगे तो क्या होगा। तो 1 मोल के लिए वॉल्यूम हमने पढ़ा है कि 22.4 लीटर्स होता है। 2 मोल के लिए क्या होगा, तो 2 इंटू 22.4, यानी हमने इसको Vm कंसीडर किया तो 2 Vm होगा। 3 मोल के लिए 3 Vm होगा। तो n मोल के लिए क्या होगा, n Vm। तो अगर हम यहाँ से Vm का फॉर्मूला बनाए तो Vm का फॉर्मूला क्या बनेगा, n यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पर डिवाइड हो जाएगा, तो Vm बराबर है V डिवाइडेड बाई n। तो इक्वेशन नंबर 5 के अंदर जहाँ पर हमें नंबर ऑफ मोल लिखने थे, सॉरी जहाँ पर हमें जो है इक्वेशन नंबर हमने जो प्रीवियस बनाई थी इक्वेशन नंबर 4, उस इक्वेशन में कुछ ये था हमारे पास, पी वी एम इज इक्वल्स टू आर टी। ये जो हमारे पे इक्वेशन नंबर 4 थी, हम इस इक्वेशन नंबर 4 के अंदर इक्वेशन नंबर 5 को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 5 यानी वी एम की जगह हमें क्या लिखना होगा, वी डिवाइडेड बाई एन लिखना होगा। तो एन डिवाइड हो रहा है तो राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पी वी किसके बराबर हो जाएगा, एन आर टी। ये जो पी वी इक्वल्स टू एन आर टी है इसको हम क्या कहते हैं, जर्नल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं, जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट किसके बराबर माना जाता है, एन आर टी के। एन नंबर ऑफ मोल है, आर गैस कॉन्स्टेंट है, टी टेम्परेचर है, पी प्रेशर और वी यहाँ पे वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। अब हम बात करते हैं इस आर की वैल्यू क्या होती है, इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है। तो इस कांस्टेंट की वैल्यू हम चेक करने जा रहे हैं एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। तो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 atm जो कि 1.0 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। स्टैंडर्ड वॉल्यूम होता है 22.4 डीएम क्यूब, जिसको हम अगर चेंज करें मीटर क्यूब में तो डिवाइड बाय 1000 करते हैं तो हमें ये मिल जाता है। जबकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है हमारे पास,
स्टैंडर्ड टेम्परेचर हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको हम केल्विन में कन्वर्ट करें प्लस 273 करके 273 केल्विन बन जाता है, जबकि नंबर ऑफ मोल 1 की बात कर रहे हैं आप और गैस कांस्टेंट R है। क्योंकि हम वॉल्यूम की बात कर रहे थे तो वॉल्यूम हमने मोल के हिसाब से लेना होता है, क्योंकि 1 मोल है तो वॉल्यूम 22.4, 2 मोल हो तो उसका डबल कर देते हैं आप। तो R का फॉर्मूला बनाते हैं, तो PV इक्वल्स टू nRT, ये फॉर्मूला है जनरल गैस इक्वेशन का। तो R का फॉर्मूला बना, एन और टी मल्टीप्लाई और डिवाइड हुआ, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, प्रेशर की वैल्यू लिखी हमने यहाँ पर, नंबर ऑफ वॉल्यूम की वैल्यू लिखी, नंबर ऑफ मोल की और टेम्परेचर की वैल्यूज लिखी, तो हमें आर का जवाब मिलता है 8.31। और इसका यूनिट क्या होता है 8.31 के बाद हम जूल पर मोल केल्विन लिखते हैं। किस तरह यूनिट बनता है उस पर बात करते हैं। तो आर का यूनिट बनाने के लिए हमने आर का फॉर्मूला लिखना है PV/NT। पी प्रेशर है, प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। वी वॉल्यूम है, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होता है, जबकि नंबर ऑफ मोल का यूनिट मोल है और के टेम्परेचर का केल्विन होता है। तो अब देखें मीटर स्क्वायर और ये मीटर क्यूब, तो 1 मीटर रह जाएगा न्यूमरेटर में, जबकि डिवाइड में रह गया मोल और केल्विन। जबकि न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है, जूल के, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला है Fs, F फोर्स न्यूटन होती है, एस डिस्टेंस मीटर होता है, वर्क जूल होता है, तो जूल बराबर है न्यूटन मीटर के। तो हम न्यूटन मीटर की जगह क्या लिख देंगे, जूल लिख देंगे। तो आर का यूनिट क्या बना, जूल पर मोल पर केल्विन, ये आर का यूनिट होता है। आर की वैल्यू क्या होती है 8.31 होती है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके मुतालिक एक न्यूमेरिकल, जो कि पेज नंबर 12 हमारी बुक में मौजूद है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है हमसे वॉल्यूम बताइए कितना होगा बाय ग्राम मोल, ग्राम मोल का मतलब 1 मोल, और टेम्परेचर कितना है 1 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर 180 है हमारे पास। तो डाटा के अंदर ये बातें मेंशन करते हैं, प्रेशर 180 लिख दिया हमने, टेम्परेचर कितना लिखा 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा, नंबर ऑफ मोल हमारे पास 1 है, इसके अलावा जो है नंबर ऑफ मोल होगा 1, आर की वैल्यू फिक्स होती है 8.31 और वॉल्यूम मालूम करना है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इसके अंदर, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, ये फॉर्मूला है हमारे पास, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी में हम वी का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो वी का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए प्रेशर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पे डिवाइड हुआ, वैल्यू पुट की हमने यहाँ पर, वैल्यूज पुट करने के बाद हमें वॉल्यूम मिला 0.0224 एम क्यूब का। अब इसको अगर और सिंप्लीफाई करें तो हमने इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करने के बाद जवाब है किस में मिल जाएगा, लीटर्स में मिल जाएगा। तो वॉल्यूम कितना मिला हमें 22.4 लीटर्स, यानी गैस का जो वॉल्यूम है 1 ग्राम मोल का जो वॉल्यूम होता है, इसने प्रेशर पर और इतने टेम्परेचर पर वो कितना होता है 22.4 लीटर्स के बराबर होता है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं गैस की काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। इसके कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं, जिसमें पहला पॉइंट ये है कि जो गैस होती है, गैस मुश्तमिल होती है लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर या एटम पर, जो कि मूव करते हैं रैंडम मोशन, कोई इनकी स्पेसिफिक मोशन नहीं होती। मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होता है ये बहुत ही कम होता है, जिसको हम नज़रअंदाज कर सकते हैं कंटेनर के वॉल्यूम के हिसाब से। कंटेनर का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम बहुत कम होता है, इसलिए हम कहते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम ना होने के बराबर है। जबकि क्योंकि हम यहाँ पर आइडियल गैस की बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेज मॉलिक्यूल के बीच में नहीं होती है, जिसे हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर जब हम बात करते हैं जो एनर्जी ट्रांसफ़र के हवाले से है, कि हम बताएं एनर्जी ट्रांसफ़र जो होती है, तो एनर्जी जो ट्रांसफ़र होती है वो कोलिजन के वक्त होती है, जब मॉलिक्यूल्स टकराते हैं कंटेनर की वॉल से, तो उसी वक्त एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। लेकिन जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की होती है डज नॉट चेंज विद टाइम एज लॉन्ग एज टेम्परेचर ऑफ द गैस रिमेन्स कांस्टेंट, यानी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी तब्दील नहीं होती कब तक, जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अगर टेम्परेचर चेंज हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी तब्दील हो जाती है, यानी टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आते हैं। यानी इसी बात को हमने नंबर 5 पॉइंट में भी डिस्कस किया कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू केल्विन टेम्परेचर एट एनी गिवन टेम्परेचर द मॉलिक्यूल ऑफ ऑल गैस हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, यानी किसी टेम्परेचर पर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं सारे के सारे, उन तमाम मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो सेम होती है। अपने इस लेक्चर नंबर 3 को यहीं पर वाइंड अप करते हैं आप, और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है।